अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन बहुत मनहूस था। यही कोई सुबह के 8 बजे का सीढ़ियों से गिरकर नाक ज़ख्मी कर बैठा। हालांकि बतूला बीबी ने कहा भी था कि चारपाई पर बिस्तर रखकर सीढ़ियों ना उतर, गिर गया तो हड्डी तरख जाएगी। शुक्र है कि पेशगोई हर्फ बहर्फ पूरी नहीं हुई। बात नाक ज़ख्मी होने पर ही टल गई। वैसे खरबूजे जैसे गोल चेहरे पर गेंदनुमा सूजी हुई सुर्ख नाक खूब फुब रही थी। सुरैया और नाजी ने तो खूब कहके लगाते, जिस पर बुतला बीबी ने आग बगोला होकर लानते भी खूब ही डाली और इतला दी कि दुनिया में ऐसी संगदिल बहनें और कहीं नहीं पाई जाती। अच्छा तो सुबह 8 बजे का वाक़या था। दोपहर 12 बजे जब बहू बेगम नूरजहां साहिबा, जिन्हें बतूला बीबी ने फजूल जहां का खिताब अता कर रखा था, अचानक करंट खाकर नीचे बेहोश हो गईं। आए हाय, आज तो मैंने इसे साग पकाने को कहा था, आज तो ये काट भी चुकी थी, अब कौन पकाएगा। मनहूस मारी मरन जोगी तो आज सारा दिन बिस्तर संभालेगी। नन्ही सी जान कैसे कैसे रोग, साग का सौदा भी नसीब में नहीं। दिन के 1 बजे जब सुरैया माँ से पूछ रही थी, अम्मा अगर भाभी आज करंट लगने से मर जाती तो हम रशीद भाई की दूसरी शादी कर देते, चाचे असगर की शमू से करते या खाला असगरी की सफ़ू ठीक रहती। अम्मा के जवाब से पहले दरवाजे की घंटी बज उठी और पोस्टमैन एक लिफाफा देखकर रुखसत हुआ। लिफाफा खोलते ही कार्ड पर नज़र पड़ी। 12 सुरैया ने पढ़ कर सुना दिए। शादी खाना आबादी का कार्ड था। शादी भी किसकी? फूफी अनवरी की बेटी तारू की। आय हाय, आज का दिन ही मनूस है। तभी बतूला बीबी ने दांत पीसकर तारीखी जुमला बोला, दफ़ा दूर, हमने नहीं जाना तारू की शादी पर। नाज ने भी नाक चढ़ाकर कहा, काका भी अभी अपनी सूजी नाक पर अपनी बीवी नूरजहां का दुपट्टा रखे बाहर आ गया। तारू की शादी है? आहो है ना तेरे, क्यों आंसू निकल आए हैं? अम्मा गर्जी तकलीफ़ है अम्मा, बीवी तेरी जिंदा सलामत है, बाप तो बनाने जा रहा है, अभी भी तारू की शादी से तुझे तकलीफ़ हो रही है? ओहो अम्मा, नाक में तकलीफ़ है, वे चल वे माँ को बनाता है, रग रग से वाकिफ़ है, पता है मुझे तारू के लिए तेरे दिल में क्या जज्बात है। काके ने झुला कर पैर पटका, तुम मेरा बसा बसाया घर ख़राब करोगी अम्मा। नूरजहां को भनक भी पड़ गई तो सारी उम्र ताने रहेंगे। मर्द बन जोरू की ग़ुलाम बीवी से डरता है। ख़बरदार मेरे सामने ऐसी बुज़दिली की बातें न किया कर, आज नाक टूटी और कल कान तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी। ठीक है अम्मा। लूला लंगड़ा करके गली के नुक्कड़ पर बिठा दो भीख मांगने के लिए। चल तू अपनी प्लानिंग शुरू कर दे, डेट तो बता दे कब हो रही है उस कमबख्त मारी की शादी। अम्मा दफ़ा करो ना, जाओ गल्ला करें तो कह देना कार्ड नहीं मिला। कैसे ना जाऊं, मामला ख़ानदान बरादरी का है, हर कोई थू थू करेगा। और फिर काके के ब्याह पर वो चिल्ला को तुम्हारी फुप्पो की बहू के 4 काम वाले जोड़े और 1 सोने की अंगूठी चढ़ाया गई थी। अब हमें बदले में कुछ बढ़कर देना पड़ेगा। किधर है वो फसूल जहाँ काके? अम्मा अब तो घर बार वाला हो गया हूँ, काका ना कहा करो, सच्ची बड़ी शर्मिंदगी होती है। रशीद मेरा नाम है, यही बोला करो। वे चल वे, माँ के साथ बकवास ना किया कर, ये लाड है मेरा। खबरदार जो अब मुँह बनाया कदर कर बेवकूफ़ा, ऐसी मोहब्बत सबको नसीब नहीं होती। पर अम्मा बस चुप गरज कर मजीद कहने से रोक दिया। महारानी किधर गई हैं? अब बतूला बीबी को बहू की खबर लेनी थी। जाना किधर है, इसी जहन्नुम में सड़ रही हूँ। अच्छा है अगली ज़िंदगी के लिए थोड़ी तैयारी हो जाती। तेरी बतूला बीबी को इस जवाब ने बदमज़ा नहीं किया। क्या है, क्यों बुला रही हो? मुन्नी बैठ, उठ इधर, कज मशवरा करना है तुझसे मशवरा। वो बड़बड़ा कर बैठ तो गई लेकिन कान खड़े हो गए थे। तेरी फूफी सास अनवरी की बेटी सितारा की शादी बर्बादी हो रही है। बुलाया है हम सबको, अनवरी अपनी वारिदी चक्की है। तेरी शादी पर वो जो काम वाले 4 जोड़े दिए थे ना, वो इसी की तरफ से थे। और वो अंगूठी जिस पर नीला लगा हुआ है वो भी उसी ने दी थी। अच्छा तो अब मैं क्या फिर एंज कर, बदले में तुझे भी उन तो अब ये सब बल्कि इससे बढ़कर देना है ना। मैं कोई कमाइयाँ करने निकलती हूँ, कहो अपने पुत्र से ला कर रखे पैसे तुम्हारे हाथ पर। मैं जो कमाता हूँ अम्मा तुम्हारे ही हाथ पर रखता हूँ। हाँ ठीक कह रहा है मेरा घर वाला, मैं बीवी तो अपना कमा कर भी फ़कीर के फ़कीर ही रहते हैं, ये सब कुछ तुम्हें ला पकड़ाता है। बतूला बीबी ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सोच में पड़ गई थी। अच्छा भला खर्चा आ गया था सर पर। बतूला बीबी को जब कुछ ना सूझा तो सर पर काला दुपट्टा बांध कर लेट गई। हाय हाय अम्मा, इतने शौक से साग पकवाया था, थोड़ी सी रोटी तो खा लें। 1.5 घंटा बाद सुरैया ने आकर कंधा हिलाया। हूँ किथे दा साग, सोचो ने मार दिया मुझे। अम्मा उठ, तो इकलौती बहू नूरजहां भी चली आई और अगर बिस्तर पर उनके करीब टिक गई। बरादरी में बड़ी थू थू होगी। नूरी मेरी तो आवाज़ भरा गई।
ऐसे ही तू होगी। मैं सोच रही हूँ पिछले साल मेरी खाला दुबई से मेरे लिए जोड़े लेकर आई थी, वैसे के वैसे ही रखे हैं। और रही बात अंगूठी की, वही फूफी की दी हुई अंगूठी में कुछ पैसे मिलाकर टॉप्स बनवा लेते हैं। नग मोती ज़्यादा लगवाएंगे और तो खूब भारी भारी लगेंगे। जीती रहो, अल्लाह तुम्हें शादाबाद रखे। बतूला बीवी ने बढ़कर पेशानी चूम ली। अम्मा, नए कपड़े तो हमारे भी होने चाहिए, लड़कियों ने याद दिलाया। और कोई और मौका होता तो बतूला इस यादआवरी का शुक्रिया बहुत अच्छे तरीके से अदा करती, लेकिन अब तो सर से बोझ उतरा था तो तवज्जो नहीं दी। आने वाले दिन हंगामा खेज रहे और जिस वक्त उनके मुसाफिरों से खचाखच भरी बस मंडी मुरीद के लिए रवाना हुई, आते जाड़ों के धूप पर हर सू फैली हुई थी। बतूला बीबी आज से 6 साल पहले बनाया गया वेलवेट का जोड़ा पहने काफ़ी बातमात और बावकार दिखाई दे रही थी। पर्स भी कंधे पर टाल दिया था और बहुत तेज़ अनाबी रंग की लिपस्टिक भी लगा रखी थी। अनवरी के घर बिच जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वो हदायत थी जो इतने दिनों में बार बार दी थी। अम्मा, मूंगफलियाँ ही खरीद लो। नाजी ने ललचाई नज़रों से मूंगफलियों के पैकेटों को देखा। दफ़ा दूर पहले ही धुएं ने कलेजा साड़ा हुआ है। अच्छा, फिर मसाले वाली मूलियाँ ही ले दो। कमबख्तों, डकार मारकर सब काफ़ी का सफ़र गारत करोगी। अम्मा, कंजूसी की हद होती है। लड़कियाँ खफा होकर बोलीं। बतूला बीबी ने ठंडी सांस भरी। क्या बताती, महंगाई के इस दौर में कैसे दांतों से पकड़कर खर्च कर रही है। बच्चे चौथे थे जब बेवा हुई थी। कुछ लोगों के कपड़ों की सिलाइयाँ की, बाजार में अचार चटनियाँ बनाकर बेची, पर सच्ची बात है जैसे अब आके कमर टूटी थी। इतनी तंगी पहले नहीं थी। अब रशीद उर्फ का काम आता था और वह खुद अब तक अचार चटनियाँ बनाकर फ़रोख्त करती थी। बहू बेटियाँ भी थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई का काम कर लिया करती थी, मगर महीना पार ही नहीं होता था। बिजली गैस पानी के बिल भरते भरते वो खाली हो जाते और पेट का दोज़ख भरना अजाब हो रहा था। ऊपर से ये ब्याह शादी के खर्चे, मेरी भी तो 2 बेटी हैं, कहाँ धक्का दूँ इन्हें। सारे गरीब तबके के हालात एक जैसे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नहीं सोचते। कितनी खुदगर्जी है, सिर्फ ये सोचते हैं कि अपना घर भरता जाते, वरना अगर बेटियां 2 कपड़ों में ही रुखसत करा ली जाएं तो। अम्मा, क्या सोच रही हो? कितनी आवाज़ें दी हैं, सुनती ही नहीं। नाजी ने कंधा हिलाया। बतूला को तो महंगाई के जिन ने ही मार डाला था और ना ये बतूला तो मरने वाली नहीं थी। छोड़ अम्मा, दफ़ा कर महंगाई को और महंगाई करने वालों को। वो तो एक नई नवेली दुल्हन कैसा प्यारा सूट पहनकर बैठी है, नाजी ने सरगोशी में बताया और साइड वाली सीटों की जानिब इशारा किया। दफ़ा दूर, प्यारा सूट नाज पीटी से इतना नहीं हुआ, ऊपर चादर ही डाल ले। देख तो सारे मर्द कैसे दीदे फाड़ कर देख रहे हैं, और इसका मर्द बेहया बेगैरत। चुप कर अम्मा, नाजी तो कहकर पछताई। खलाजी, तुसी पिछली सीटों पर चले जाओ। कंडक्टर ने आकर हुक्म दिया। ना, पर क्यों? इधर किसको बिठाना है? ओह माई, आहिस्ता, वो अपने थानेदार साहब आ रहे हैं। खैर तो है, मैंने ठीक ही बोला है। और तू कह दे अपने थानेदार से, मैं कोई मुफ्त में यहाँ नहीं बैठी थी, कर खरीदी है। क्यों तमाशा करती है? हम सारों को बस से उतरवा देंगे। चल अम्मा, पीछे चलते हैं, रशीद जल्दी से बोला। और बतूला भी उठ खड़ी हुई। मलूल और उदास पैसे दिए थे, लेकिन जोर आवर का जोर चल गया। वो आखिरी सीट पर आ गए जहाँ हचकोले बहुत ज़्यादा लगते थे। चंद साल पहले इतना अंधेरा था नहीं था, लोग मजलूम की हमायत में बोलते थे, मगर अब तो किसी को किसी से कोई सरोकार ही नहीं है। कोई उसके हक में नहीं बोलता। सब थानेदार से डर गए थे। अम्मा, फूफी का घर डबल स्टोरी है ना, बहुत से कमरों वाला। आहो, पिछले साल आई थी, वो बता रही थी। भाई हमें क्या, तुम चाहे 4 स्टोरियाँ बना लो, हम अपने 2 कमरों में ही खुश हैं। नहीं अम्मा, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, चलो एक कमरा तो मिल ही जाएगा ना। सच्ची इन हिचकोलों ने कमर की हड्डियाँ चटखा दी। और हमारी सड़कें किधर, कच्चे पक्के रास्ते हैं बस जिन पर बस कम उछलती है। ये कम बख्त थानेदार, इसकी तो पेटी ही उतर जाती। अच्छे भले अगली सीटों पर बैठे थे। बतूला बेगम को नए सिरे से ताव आया। ए बहन, किधर जा रही हो? अगली सीट पर बैठी औरत ने अपनी बोरियत मिटाने को गुफ्तगू का आगाज़ किया। घर ही जा रही हूँ ना, तुझे कल्बों में ध्यान वाली लगती हूँ। आय हाय, दफ़ा हो, लगता है किसी ने धक्के देकर घर से निकाला है। खातून ने वार करने के बाद रुख मोड़ लिया। बतूला को धक्के देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ओए की शोर पाया होया है, चुप करके बैठ जाओ। उनकी सीटों पर कब्जा करके बैठे थानेदार गरजे। वे मुसाफिरों, 10-10 रुपये सदके के निकालो और इस पुलिस वाले को दो। लगता है जेब खाली है, इसलिए इतना तप रहा है। बतूला बीबी का तीखा वार। वो तो तड़प गए और लगे ललकारने। काका रशीद का तो रंग ही उड़ गया। दोनों लड़कियां भी सहमी जा रही थी। कौन मर्द है इस बदतमीज़ औरत के साथ? ज़रा तबीयत तो साफ़ करो इसकी। ओह जी, फूले, अपने मुंह पर लगी चिकनाई तो साफ़ करो, मक्खी बार बार फिसल रही है। इसके बाद औरत की सच्ची बात पर गुस्सा कर लेना। ये 2 स्टूडेंट्स थे, गर्म जोशीले खून वाले। उनका बोलना था कि बाकी सब भी भुनभुनाने लगे। थानेदार को वक्त का तकाजा समझ में आ गया, इसलिए चुप साध ली। मंडी मुरीद अब भी कितना गंदा है। सुरैया ने अड्डे से बाहर आकर चिंची में बैठते ही बेजारी से कहा, तेरा शहर तो बहुत लश लश करता
करता है ना। ए जी, मैंने कहा गंडेरियाँ ही ले लो। नूरजहाँ ने सरताज से फरमाइश की। क्यों मुरीद की गंडेरियों में से क्या किन्नू का रस निकलता है? खबरदार जो किसी ने पैसों वाली बात की हो तो। इतना किराया लग गया, अभी वापस भी जाना है। बेफजूल बेफायदा बतूला बीबी ने ज़ोर से सर झटका। तौबा रब्बा, ये रिश्तेदारियाँ भी क्या चीज़ बनाई हैं तूने? बना ही दी थी तो मुझे कम से कम अमेरिका में पैदा कर देता। रिक्शे वाले ने पीछे मुड़कर बतूला बीबी को देखा, कहका मारकर हंसा, फिर बाकी सफ़र भी हंसता रहा। हस्बे रवायत घर में खूब रौनक थी, खसूसन बाथरूम के बाहर तो एक हजूम सा था और खूब बोल भी रहे थे। ये तो गौर करने पर पता चला जो बाथरूम में जाकर बैठ गया था इकट्ठा बस उसी के खिलाफ था। पुप्पी अनवरी इन सब से खुले दिल से मिली और यह तारा को देखकर बतूला बीबी भी ठिठक कर रह गई। दुरफिटा मुँह सूरत हुआ करती थी, अब क्या निखार आया था। पता नहीं कौन कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती रही है। आ गए आप लोग भाई, इकलौती मामी हो कुड़ी की, आपको तो सबसे पहले आना चाहिए था। बरादरी इकट्ठी थी। दिलचस्प मशगला यानी एतराज़ खेला जाते जाए। हाँ, तेरी माँ की तरह जो जहाँ ब्याह का सुनती टब्बर समेत महीने पहले डेरे डालकर खर्चा बचाती। बतूला क्यों चौंक जाती? नहीं भाभी, अभी तो सफ़र से आई हूँ, खैर से लड़ने को बहुत दिन हैं, अभी आराम कर लूँ। छोटी नंद अस्करी हमदर्दी भी तो किस अंदाज से कैसे लपेट कर मारती। मिसिनिया फूफी, तुम्हारी रज्जू का क्या बना? ससुराल वालों से सुलह हुई या तुम्हारी ही तरफ बैठी है? सीने पर मूंग दलने को नूरजहाँ को ससुराली मसले मसाइल में बहुत दिलचस्पी रहती थी। वैसे तो बतूला बीबी को इसकी ये आदत एक आंख ना भाती थी, लेकिन इस वक्त जी चाहा बढ़कर बहू का मुँह चूम लें। नी कुड़ियों, अपना सामान स्टोर में रख दो, इधर बावर्ची खाने के स्टोर है, ताला शाला लगा देना। एमी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई तो इल्ज़ाम अपनी अनवरी पुप्पी को मत देना। नाजी बैठी रही। सुरैया सामान को ठिकाने पर रखने को उठ खड़ी हुई। कितना अच्छा घर बना लिया। पुप्पी ने सताइशी अंदाज में देखती आगे बढ़ रही थी। लाएं जी, मैं रख देता हूँ। सामने अनवरी पुप्पी का बेटा अरशद आ गया था। हाँ अरशद भाई जी, इतने बड़े हो गए हो और तुमने खुद को आईने में देखा कभी? सादा से मासूम अंदाज के जवाब में कैसा जताया हुआ अंदाज। वो तो शर्माकर सिमट सी गई। क्या कर रही हो आजकल? मैं छत पर चढ़कर गुडियाँ उड़ाती हूँ, गली में क्रिकेट खेलती हूँ। भाई ना बताऊँ भला, ये कोई सवाल है? लड़कियों ने हांडी रोटी के अलावा क्या करना है? ओह शुक्र है। पूरा जवाब सुनने के बाद तसल्ली हुई तो हंस पड़ा। शाबाश है। सामान रास्ते में रखकर कौन सी बातें शुरू हो गईं? फूफी अनवरी कमरे से निकली थीं। अम्मा, मैं इससे पूछ रहा था तुम कि वाकई सुरैया हो कितनी छोटी सी थी जब देखी? हाँ पुत्र, वक्त भी तो बड़ा गुजर गया। फूफी पता नहीं क्यों रंजीदा हो गई। सुरैया बैग उठाकर आगे बढ़ गई। सुरैया, ये अपनी तारा तो बड़ी हो गई है, बड़ी खूबसूरत हो गई है। स्टोर से वापसी पर भाई रशीद उर्फ काका टकरा गए और चुपके से बोले। सुरैया ने आंखें निकाली और ओह खुदा को मान, क्यों मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करवाने लगी हो? भाई नूरजहाँ मेरी बीवी है, मैं तो किसी और के बारे में ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकता। ओह क्या बटन हो रही हैं भाई बहन में ज़रूर अपनी फूफो के बारे में ही बातें कर रहे होगे। हाँ भाई, बड़ा पैसा आ गया है, बड़ी मगरूर हो गई हैं वो। हम तो इस ब्याह पर आकर पछता रहे हैं। पता नहीं मुहतरमा रिश्ते में इनकी क्या लगती हैं। ले कहकर आगे बढ़ गई। अम्मा, सितारा के ससुराल से फ़ोन आया है। कोई लड़की चिल्लाकर ऐलान कर रही थी। अनवरी बेगम लपक झपक कर अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में दाखिल हो गई। पीछे तजस्सुस की मारी ख़वातीन भी कुछ देर बाद गर्मा गर्म खबर के साथ वापस आई। लो जी, तारा के ससुराल से नई फरमाइश आई है। बताने वाले का चेहरा जोश से सुर्ख हो रहा था। कह रहे थे दुल्हे की माँ को हल्की सी चूड़ियाँ डालकर टरखाना देना। तोहफे ऐसे आने चाहिए कि हमारे शरीके वाला जल भुन जाए। शौक़ ब्याह एक बुजुर्ग खातून ने कहा। बतूला बीबी अब अनवरी के धुआं होते चेहरे को देख रही थी। अनवरी थक कर एक तरफ ढह गई थी। उनके दोनों बेटों की भी वैसी ही हालत थी। अनवरी और बतूला की कभी नहीं बनी थी। वजह वही फसाद की जड़ भाभी का रिश्ता और मैं के मज़ीद वजह अनवरी के बदमिजाज मियाँ की थी। बचपन में तारा और रशीद उर्फ काके का रिश्ता अनवरी और उसके मरहूम भाई यानी रशीद के बाप ने मुँह ज़बानी तय किया था, लेकिन रशीद के बाप की वफ़ात के बाद तारा के बाप ने यह रिश्ता ख़त्म कर दिया। यह कहकर के लड़का तो यतीम है, मेहनत मजदूरियाँ करके माँ बहनों को पालेगा, मेरी बेटी को अच्छे घरानों की कमी नहीं। रशीद को तो 2 साल पहले ही बतूला ने नूरजहाँ से ब्याह दिया था। तारा की किस्मत अब आकर खुली थी और पता नहीं कैसे लोगों से नसीब जुड़ गया था इसका। बतूला सारी कद्दुआतें भुलाकर नंद के पास जा बैठी। घबराना, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आखिर हम सब करीबी रिश्तेदार है। तारा सबकी बेटी है। ये सुनना था कि करीबी रिश्तेदारों की भीड़ चिपटने लगी। अनवरी रोने लगी। जब से रिश्ता पक्का हुआ इन लोगों की फरमाइशें जारी हैं, अब तो कक्से भी हल्की हो गई हैं कहाँ से भारी ज़बर चढ़ाऊँ? लड़के कि डाइन माँ की कब्र पर अल्लाह की पुत्र के ब्याह से पहले ही मौत आ जाए, इसे दिल जले ऐसी ही बातें कर सकते थे। शाम को तारा की
बरी लेकर आ रहे हैं, तब भी पूरा बारात वाला खाना पका रहे हैं। शगुन की ढेरों मिठाई अलग साथ जाती जाएगी, मेहंदी पर भी आएंगे, शादी पर तो खर्चा होना ही है। अब ये सब खर्चा कहाँ से करें हम बतूला भाभी? सच कहती हूँ, अब तो घर का सामान बेचने की नौबत आ गई है। मैंने तो सुना है तेरे लड़के बहुत कमाते हैं। हाजरीन में एक संगदिल खातून हर जगह होती है जो किसी के आंसू की परवाह न करते हुए सवाल डाल देती है। आपा बीरे बेटे दयानतदारी से कमाते हैं, कोई डाके नहीं मारते। और ले सुन बतूला भाभी, तू कहती थी तारा सबकी बेटी है, यहाँ तो मेरे अपने मेरा दर्द नहीं समझ रहे। शादी के इस घर में फरमाइश के बाद रौनक मान पड़ गई थी कि अहले खाना परेशान थे। अनवरी के दोनों लड़के और मियाँ मजीद रकम का बंदोबस्त करने निकल गए थे। हल्की भरी का क्या, उन्होंने तो दूल्हे की माँ के लिए चूड़ियाँ बनवाई ही नहीं थी, सिर्फ जोड़ा ही रखा था, मगर अपने मुंह से अब वो मांग रहे थे। पूरी नहीं करेंगे तो बेटी को जवाब देना पड़ेगा। इस बात ने बाप और भाई को हर तरफ हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया। रिश्तेदार कुछ उदास शक्लें बनाकर बैठने के बाद फिर अपनी खुशगवार बातों में लग गए। लड़कियां तो ढोलक भी बजाने लगी। शाम को बारात की सूरत, लड़के वाले आए, 5 नंदे तेवरी चढ़ाए हुए। सास की तो खैर मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। बरी की नुमाइश हुई ठीक थी, कुछ जोड़े तो काफ़ी अच्छे थे। खाने का दौर शुरू होने से पहले सास ने अपने कड़े देखने की फरमाइश कर दी। अभी बनकर नहीं आए, अनवरी ने फदियाना अंदाज में कहा। और मेरी लड़कियों के लिए क्या बनवा रहे हो? एक एक अंगूठी तो होनी चाहिए। जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है वैसे वैसे लालच बढ़ रहा है। हम एक दूसरे को नोच खाने को तैयार हैं। हम सब हिस्स कोई होगा? फूफा के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बहन जी, अपनी लाडली बेटी, अपने घर की रौनक आपके हवाले कर रहे हैं, यह क्या काफ़ी नहीं है? ना भाई, मुझे तो लग रहा है कोई लाडली दी नहीं, कोई बोझ सर से उतार रहे हो। अरमान होते हैं अम्मा बहनों के लिया, लेकिन इधर कोई बात हम मुंह से निकालते हैं एकदम हम सब के मुंह लटक जाते हैं। हालांकि इन बातों का ख्याल तो आप लोगों को खुद होना चाहिए चाचा जी। बड़ी बेटी ने भी माँ की बात में हिस्सा डाला। सफ़ेद पोश हैं हम भी, कहाँ से पूरी करें ऐसी बेतुकी फरमाइशें? बेतुकी यानी आपका मतलब है कि लड़के वालों की तरफ से आई तमाम खवातीन बोलने लगी तो इधर बरादरी वाली कोई खामोश रहती? अनवरी और उसके बेटे अपने तरफ के मेहमानों को खामोश करवाने के लिए हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार न था। बात बढ़ती चली गई। लड़के की तरफ के मर्द भी शामियाने में आकर शामिल हुए। बस जी, ये तय हो गया, रखो अपनी लड़की अपने पास, हम नहीं आ रहे कल बारात लेकर। लड़के के बाप ने बाएं हाथ से दाएं हाथ का मुक्का रसीद करके फैसला कुन अंदाज में कहा, भाई साहब मेरी बात सुने। अनवरी और उसका शौहर सदमे से चूर उनके पांव तक पकड़ने को तैयार थे, लेकिन दोनों लड़के जवान गर्म खून वाले थे। ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सके। माँ बाप को भेज करते हुए बोले, जाओ निकल जाओ हमारे घर से। ऐसे बेगैरतों में बहन देने से बेहतर है हम सारी उम्र इसको घर बिठा रखें। आए हुए लोग बरी के साथ वापस चले गए और पीछे मौत वाली घर का सोग और सिसकियां रह गईं। अनवरी फूफू तो बेहोश होकर गिर गईं और फूफा जी सर हाथों में गिराते मलूल बैठे थे। ज़रा सी देर में क्या से क्या हो गया। लालच ने सारी खुशियाँ चुरा ली। तारा के अब्बा लाखों रुपया लग गया, कर्ज अलग चढ़ गया, पर बेटी को खुशियाँ फिर भी ना दे सके। हाय, अब क्या बनेगा मेरी तारा का? तारा खूबसूरत भी नहीं है, बस आम सी लड़की। अब यह दाग भी लग गया। दूसरी बार बारात आनी तो बहुत मुश्किल है। ये वो लोग थे जिनकी इस घर से कोई ना कोई रिश्तेदारी निकलती थी। गरूर की सज़ा है जी, बस अल्लाह बचाए इस गरूर से। बंदे के पास पैसा बाद में आता है और गर्दन में सर या पहले आ जाता है। मैंने तो आज तक कभी गरूर नहीं किया। ये खुला शरीफा थी जिनकी आज तक किसी से बनी ही नहीं थी, मगर इस मौके पर सबने इस बात में सर हिलाना ज़रूरी समझा। मेरा ख्याल है सवेरे सब वापस चलना चाहिए। अब यहाँ रहकर क्या करना है? आहो, मैं भी यही सोच रही हूँ। उठकर सामान बांधती हूँ। आया है कितना खर्चा कर रहे आए थे हम शादी के लिए? मेरी बेटियों ने तो हज़ारों की तैयारी कर डाली थी, सब बर्बाद हो गया। अम्मा बड़ा ही बुरा हुआ। फूफी अनवरी के साथ अंदर कमरे में बतूला, रशीद और नूरजहाँ बैठे थे। बस बहू, इसीलिए तो लोग बेटी की पैदाइश पर रोते हैं। हम बेदीद लोग इस नेमत की कदर जो नहीं कर सकते। बतूला ने आ भरी। अम्मा, मैं सोच रही थी मेरी जनती खाला का बेटा ना सदीक, क्यों ना उसको फ़ोन करूं, सिर्फ बात बताकर तारा से शादी को कहूं। दुनिया में एक ही तो हूँ, इसकी बहन कभी नहीं टालेगा। ना चुप कर, उसके लिए तो मैं अपनी सुरैया का सोचती हूँ। पर अम्मा, हमारी सुरैया में कौन सी कमियाँ हैं? तारा पर तो दरवाजे से बारात वापस जाने का दाग लग चुका है। रशीद ने भी समझाया, चुप करो, ज़माने के हमदर्द, सर ना खाओ मेरा। पहले ही जो बदमज़गी हो गई है, सर में दर्द हो रहा है। चाय बना दूँ अम्मा? ले 10 भला, ये कौन सा मौका है चाय सुड़कने का? मैं अनवरी को देखूँ या मेरा ये हाल हो रहा है तो उसका क्या हाल होगा? अनवरी का हाल वाकई बहुत बुरा हो रहा था। उसके पास तारा की मुजरिम की तरह सर झुकाते बैठी थी और वो माँ बाप से भाइयों से शर्मिंदा थी। नहीं, तारा तो क्यों मुँह लटकाए बैठी है? दुनिया इन लालची लोगों पर ख़त्म थोड़ी हो जाती है। उठ शाबाश तारा, पीला जोड़ा उतार, चल किसी अच्छे रंग का जोड़ा पहन कर आ।
देख लेना, तुझे इससे कहीं अच्छा साथी मिलेगा। किसी ने तसल्ली दी। बाकियों के चेहरे मजीद दुख की तपस्या बन गए। हाँ, ये बस तसल्लियाँ ही तो हैं। मेहमानों की अक्सरियत सामान समेटने लगी थी। खाना तो तैयार पड़ा था, अब मेज़बान तो किसी काबिल थे नहीं। सब ने खुद ही सर्व किया, खुद ही खाया। अक्सर तो इतनी बोरियत महसूस हुई कि वो रात को ही बस और कोच के अड्डों पर चले गए। घर में कितनी रौनक थी, आज खामोशी छा गई। बतूला बीबी को नींद नहीं आ रही थी। तारा की शादी का सुनकर जलन तो मुझे भी हुई थी, पर अब सोने तो ये भी जानता है कि दिल से मैंने किसी का बुरा नहीं चाहती थी। किसी के ब्याह की खबर के साथ पहली परेशानी खर्चे की लग जाती है, बस इसीलिए ऐसा बोल कर गई थी। करवट बदलती वो उठ बैठी कि अभी प्यास महसूस हो रही थी। पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली। अनवरी के कमरे से उभरती सिसकियों ने कदम रोक लिया। अनवरी और तारा रो रही थी। बतूला पानी पिए बगैर ही पलट आई। नूरजहां आकर सोई हुई बहू को झंझोड़ा। फ़ोन कर अपने भाई सतीक को ऐसे बता, तूने उसका रिश्ता अपनी फूफा सास की बेटी तारा से तय कर दिया। पर अम्मा, तुम तो कहती थी सुरैया के लिए नहीं। अगर हम सब खुद कर्ज हो गए, अपनी में पड़ गए, तो सच कहती हूँ कुछ नहीं बचेगा। कोई तो हो जो अपने से हटकर दूसरों का सोचे। मेरी सुरैया अभी कम उम्र है, इसके माथे पर अब सोने दुनिया ने खाम खा का कोई दाग भी नहीं सजाया। बस तू तारा की फिक्र कर, सदीक तो मान जाएगा। इसकी तरफ से मैं हाँ करती हूँ, तुम बस फूफी से बात कर लो। बतूला बीबी वापस पलटी, जाकर अनवरी के दरवाजे पर दस्तक दी और फिर अंदर दाखिल हुई। नहीं तारा, बस कर। मैंने तुझे पहले भी समझाया था कि भाई तुम सारे घर वाले इधर बैठे हो सबके सामने। फिर कुछ ख्याल आया तो नूरजहां को आवाज़ देने लगी। नूरजहां भाई उल्टे सीधे दुपट्टे और मंदी मंदी आंखों के साथ फौरन चली आई। ले खुद बात कर ले, मुंडे की बहन तू ही है ना। और जो बात नूरजहां ने कही कि उससे वहाँ शादी और मर्ग की कैफियत हो गई। कुछ देर तक तो कोई कुछ बोल ही ना सका। फिर अनवरी लपक कर पहले बतूला फिर नूरजहां के गले लग गई। ज़रा सी देर में मंजर ही बदल गया। घर पर लगी आराइशी बत्तियाँ जो शाम को बंद कर दी गई थी फिर से जला दी गई। सोती हुई लड़कियों को जगाया गया। वो ज़ोरों शोर से गाने लगी और इधर माही सदीक साहब हर बात से बेखबर अपने बिस्तर में घिसे खराटे ले रहे थे। अपनी बेटी का नसीब मैंने तारा को सौंप दिया। सोनेरा, अब इस बात को मेरे लिए पछतावा ना बनाना। मेरी बच्ची का नसीब तू ही खोलना। बतूला बीबी सोच के गर्दाब में डूब उभर रही थी। सुबह सवेरे नूरजहां ने सदीक को इत्तला भी दे दी। खैर मुबारक आपा, तुझे भी मुबारक हो, पर इतनी जल्दी मैं कैसे इंतज़ाम करूँगा। महीने 2 महीने की मोहलत तो दो। वो 4 दिन बाद शादी का सुनकर बौखला गया। शाबाश है, सारी बात समझाती फिर भी वही बकवास करने को लगता है। तो अभी भी नींद में है। आखिरी बार बता रही हूँ, कार्ड बढ़ चुके हैं, अब तारीख नहीं बदल सकती। मुझे पता है तू इंतज़ाम कर लेगा। अब झूठ मूठ के नखरे करना बंद कर दे। ये ले अपनी सास से बात कर। नूरजहां ने अनवरी को फ़ोन थमा दिया। सदीक से बात करके अनवरी ने नूरजहां को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। अम्मा, मेरा ख्याल है अब हम वापस चलते हैं। सदीक की तरफ से बरी बनानी है और बारात भी तो हमने ही लानी है। नूरजहां की बात पर लड़कियां और बतूला हंसने लगी और इस बात में सारे लाने लगी कि बारात के साथ बाराती बनकर आना भी फ़ख्र की बात है। ठीक है, तुम सब जाओ, मगर सुरैया मेरी तरफ से शामिल होगी मेरी होने वाली बहू की हैसियत से। अनवरी ने यह क्या बात कह दी। बतूला तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। ख़ानदान का सबसे पढ़ा लिखा और कमाऊ लड़का जिस पर फूफा को बहुत फ़ख्र था। बतूला का यही ख्याल था कि अपनी किसी भांजी भतीजी को ही बहू बनाकर लाएंगे। अनवरी की यतीम भतीजी को कहाँ देखेंगे। मगर रब को बतूला की कुर्बानी पसंद आ गई। उसने अरसा जैसा दामाद उसको अता कर दिया। उनकी आंखें